My dears, very welcome over here at Charisma Study Zone. I am Rakesh Singh. In the previous part, we studied at Jan Kids Part 1. Today, in this video part, we are going to make a study of English literature about Jan Kids Part 2 based on TGT, PGT, NET, GIC and other competitive exams. Now let's go and start it. Question number 16. Jan Keats addresses the Grecian urn as an ethic shape in his ode on a Grecian urn because it was. Jan Keats addresses the Grecian urn as an ethic shape in his ode on a Grecian urn. जान किट का जो पोइम है ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, इसमें जान किट ने ग्रीशियन अर्न को एक एटिक शेप यानी अटारी के आकार का एड्रेस किया है। बिकॉज इट वाज, इसका कारण क्या है आपको बताना है। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न जो जान किट का पोइम है, इसमें जान किट ने ग्रीशियन अर्न को एटिक शेप के रूप में एड्रेस किया है। इसका क्या रीज़न है, आपको रीज़न बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम ग्रीस, क्योंकि यह ग्रीस का है, यूनान का है। यानी एटिक शेप ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह यूनान का है। जैसा कि जान किट को इंग्लिश आर्टिस्ट और राइटर बेंजामिन हाइडन के 2 लेख पढ़ने के बाद कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम ग्रीस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 17. What according to Keats will the urn remain to men when old age shall this generation waste? What according to Keats यानी जान किट्स के अनुसार What will urn remain to men यानी अर्न ग्रीशियन अर्न मनुष्य के लिए क्या बना रहेगा। When old age shall this generation waste, जब वृद्धावस्था इस पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। जब वृद्धावस्था इस पीढ़ी को बर्बाद कर देगी तो उस वक्त ग्रीशियन अर्न क्या बना रहेगा मनुष्य के लिए, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए फ्रेंड, यानी वह मनुष्य के लिए एक मित्र बना रहेगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 18. द अर्न इन किट्स ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न इज अड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको बताना है जान किट का जो ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न जो पोइम है, इसमें अर्न को निम्न में से दिए गए एक्सप्रेशन में किस एक्सप्रेशन के द्वारा संबोधित किया गया है, आपको बताना है। अर्न को किस एक्सप्रेशन के द्वारा एड्रेस किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइटिक शेप, यानी अर्न को आइटिक शेप यानी अटारी के आकार के रूप में इसे संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। जैसा कि ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, यह 10 लाइन का 5 स्टेंजा है, यानी 10 पंक्तियों का यह 5 स्टेंजा है। यह पोइम जो कि 2 सीन को फोकस करता है, यानी ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न जो 2 सीन को फोकस करता है, जिसमें पहला सीन है जब एक प्रेमी लगातार प्रेमिका को पीछा करता है बिना किसी सिद्धि के, और दूसरा जो सीन है वह उन ग्रामवासियों का है जो कुर्बानी के लिए आगे जाते हैं। तो यहाँ इसमें 2 सीन दिए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 19. द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रिफर टू जान किट्स ग्रीशियन अर्न इज। आपको बताना है कि द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रिफर टू जान किट्स ग्रीशियन अर्न, वह विवरण जो जान किट के ग्रीशियन अर्न के संबंध में नहीं है। यानी जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्शन है
जो ग्रीसन अर्न के संबंध में नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जैसा कि नंबर ए दिया गया है, ए सिल्वियन हिस्टोरियन। सिल्वियन हिस्टोरियन जिसका मतलब है स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलर या सिल्वियन हिस्टोरियन जो कि इसमें आया हुआ है। आइटिक शेप, अटारी का आकार, यह भी आया हुआ है। कोल्ड पास्टल, इसका भी मेंशन हुआ है पोएम में। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टीरियस जो पृष्ठ है, मिस्टीरियस पृष्ठ, इस मिस्टीरियस पृष्ठ का जिक्र नहीं हुआ है, बल्कि उन लोगों का जिक्र हुआ है जो कुर्बानी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ग्रीसन में यह डिस्क्रिप्शन नहीं है मिस्टीरियस पृष्ठ का, बल्कि उन लोगों का जिक्र है जो कुर्बानी के लिए आते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 20 to what kind of an altar does the priest lead the garlanded heifer in a kid's ओडाने ग्रिसनर। यानी ओडाने ग्रिसनर जो जानकीट का पोइम है, उसमें जो पृष्ठ है वह पृष्ठ गार्लैंडेड हीफर को, यानी माला धारण की हुई जो बछिया है, हीफर है, उसे किस तरह की बलवेदी के लिए ले जाता है। यानी आपको बताना है कि वह किस तरह की बलवेदी है जिसमें पृष्ठ माला धारण किए हुए हीफर को ले जाता है। तो आपको आंसर बताना है व्हाट काइंड ऑफ एन आल्टर, वो आल्टर किस तरह का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रीन आल्टर, यानी हरे रंग की बेदी है, हरे रंग की बलवेदी। तो इसमें जो मिस्टीरियस जो पृष्ठ है वह मिस्टीरियस पृष्ठ जो कि हीफर को ग्रीन आल्टर की तरफ ले जाता है। जैसा कि जानकीट के ओड में आया हुआ है लाइन कि टू व्हाट ग्रीन आल्टर ओ मिस्टीरियस पृष्ठ लेट्स दाओ दैट हीफर लोइंग एट द स्काईज। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हेलनिक स्पिरिट। आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हेलनिक स्पिरिट। हेलनिक स्पिरिट के रूप में किसको जाना जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हेलनिक स्पिरिट जिसका मतलब है नरक की आत्मा। तो हेलनिक स्पिरिट, नरक की आत्मा के लिए कौन जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स। यानी जॉन कीट को रोमांटिसिज्म का हेलनिक स्पिरिट कहा जाता है। जॉन कीट को रोमांटिसिज्म का हेलनिक स्पिरिट कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 22, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट यानी सुने गए मधुर गीत तो मीठे होते ही हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन वे अनसुने मधुर गीत उससे भी ज़्यादा मीठे होते हैं। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, आपको बताना है ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ओडाने ग्रिसनर, यानी ये पंक्तियाँ ओडाने ग्रिसनर की हैं। ओडाने ग्रिसनर जॉन कीट का लिखा हुआ पोइम है। यह पोइम 10 पंक्तियों में है। यह 5 स्टेंजा में है और यह 10 हर स्टेंजा में 10 पंक्तियाँ हैं। तो यह ओडाने ग्रिसनर का स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 23, शी कैन नॉट फेड though thou hast not thy bliss, forever wilt thou love and she be fair। She cannot fade, वह धूमिल नहीं हो सकती है। though thou hast not thy bliss, यद्यपि तुम में तुम्हारा सुख या आनंद नहीं है। forever wilt thou love, फिर भी
फॉरएवर विल thou love, फिर भी तो प्रेम करोगी, एंड सी बी फेयर, और वह सुंदर बनी रहेगी। दिज लाइन्स फ्रॉम ओड एंड ग्रीशनर्न रिफर टू, यह जो लाइन है ओडा ने ग्रीशनर्न की, यह किस बात की तरफ इशारा है, आपको बताना है कि ओडा ने ग्रीशनर्न की यह लाइन्स किस बात को इंगित करती है, किस बात को बताती है। तो इसका राइट आंसर है परमानेंस ऑफ आर्ट। परमानेंस ऑफ आर्ट और ब्यूटी, यानी अस्थाई कला व सुंदरता की तरफ यह मेंशन किया गया है, अस्थाई कला या सुंदरता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 24, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी जानकीट ने जो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो फ्रेज दिया है, यह नेगेटिव कैपेबिलिटी जो जानकीट का दिया हुआ फ्रेज है, तो जानकीट के नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेज के अकॉर्डिंग वह कौन सा राइटर है जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर जो कि नेगेटिव कैपेबिलिटी के सबसे फेमस राइटर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री, आपको बताना है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री। पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री यानी पोएट्री की चित्रात्मक गुण। पोएट्री का जो चित्रात्मक गुण है, इससे हम किस कवि को एसोसिएट करते हैं, यानी पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री का लेखक, पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री का पोइट कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। यानी जॉन कीट्स को पिक्टोरियल क्वालिटी का पोइट कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। नाउ द नेक्स्ट नंबर 26, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई, कितने साल की अवस्था में हुई, आपको अवस्था बताना है। तो यहाँ जॉन कीट्स की मृत्यु 25 एज पर हुआ था, 25 एज। लेकिन ऑप्शन में 25 एज नहीं दिया गया है, ऑप्शन में डी यहाँ पर 26 हो जाएगा। जैसा कि जॉन कीट का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था, यानी 31 अक्टूबर 1795 को जॉन कीट का जन्म हुआ था। और जॉन कीट का डेथ, जॉन कीट जो कि 23 फरवरी 1821 को इनका डेथ हुआ, यानी 23 फरवरी 1821 को इनका डेथ हो गया। तो यहाँ पर जॉन कीट का डेथ जो कि ट्यूबरकुलोसिस या कॉन्सप्शन यानी टीबी या क्षय रोग से हुआ था। और जिस समय जॉन कीट का डेथ हुआ उस समय वह अपने हाथ जोसेफ सेवर्न को पकड़े हुए थे, यानी जोसेफ सेवर्न जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, तो वे अपने मित्र जोसेफ सेवर्न के हाथों को पकड़े हुए थे अपने अंतिम समय में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 26। नाउ द नेक्स्ट 29, ओड ऑफ किट्सार। ओड ऑफ किट्सार यानी कीट के जो ओड हैं वह किस तरह के ओड हैं, तो
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। द वोट्स ऑफ किड्स आर रेगुलर, यानी यह रेगुलर वोट में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर 30, जॉन किट्स पोएम ला बेल टेम सेंस मर्सी। जॉन किट का जो पोइम है ला बेल टेम सेंस मर्सी, यानी दया रहित रूपवती स्त्री। आपको बताना है कि यह जो पोइम है वह किस तरह की पोइम है, बैलड है, शानिट है, ओड है या एलजी है। तो इसका राइट आंसर है यह बैलड है। बैलड के रूप में लिखा गया है, यानी गाथा काव्य के रूप में लिखा गया है। ये बैलड राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट 31, द ईयर was the culminating point in a जॉन किट्स कैरियर। जॉन किट के करियर का कल्मिनेटिंग पॉइंट यानी परम या चरम बिंदु का वर्ष आपको बताना है। जॉन किट के करियर का कल्मिनेटिंग पॉइंट यानी चरम बिंदु का ईयर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1819। 1819 यह इनका कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ईयर था, जिसमें इन्होंने 5 ओड इन्होंने लिखे थे, जिसे 1819 ओड कहा जाता है। 1819 का ओड, तो यह 1819 जो इनका कल्मिनेटिंग पॉइंट था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 32, विच पोइम ऑफ जॉन किट्स है द थीम ऑफ ए विच पोइम ऑफ जॉन किट्स had the theme of a fatal magical love luring man to his tomb। आपको बताना है कि जॉन किट्स का वह कौन सा पोइम है जिसका थीम फैटल और मैजिकल लव है, यानी घातक और जादुई प्रेम की है। यह घातक जादुई प्रेम जो कि ल्यूरिंग मैन टू हिज डूम, यानी उस मनुष्य को लुभाता है, प्रेरित करता है और फिर उसको बर्बाद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ला बेल टेम सेंस मर्सी, यानी ला बेल टेम सेंस मर्सी दया रहित रूपवती स्त्री। इसका थीम जो कि फैटल मैजिकल लव ल्यूरिंग मैन टू हिज डोम, यह थीम है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट 33, द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विथ। यह जो फ्रेज है नेगेटिव कैपेबिलिटी, यह किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो फ्रेज है यह किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। नेगेटिव कैपेबिलिटी फ्रेज यह जॉन किट का है। तो यह रहे इस वीडियो के क्वेश्चंस। हाउ फील लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Care of you and yourself. Bye. See you in the next video. Jai Hind.